उनकी इनकम से या उनके बैंक से 5,000, 10,000, 25,000 करके एक लो टिकट स्मॉल रेगुलर वे में अगर वो निकलती है, तो इट डज़ नॉट इम्पैक्ट द हाउस होल्ड बजट को भी वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है। और इससे जो है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन हो सकती है। हम किसी एक पहिए को लेके गाड़ी नहीं चला सकते हैं। हमको हमारी दोनों पहिए हमें चाहिए, हमको इंश्योरेंस भी चाहिए, हमको हेल्थ इंश्योरेंस भी चाहिए, और हमको सेविंग्स इन्वेस्टमेंट एसआईपी भी हमको चाहिए। तभी हमारे लिए एक 100% होलिस्टिक एक फाइनेंशियल प्लानिंग होगी हमारे लिए, हमारे फैमिली के लिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वो चाहेंगे कि जितना इंडेक्स का रिटर्न मिल रहा है मैं उसी से सेटिस्फाइड रहूँगा। तो बहुत सारे इंडेक्स के फंड्स हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स है, निफ्टी 100 इंडेक्स है, मिड कैप 100 इंडेक्स है। बहुत तरह के डिफरेंट इंडेक्स फंड्स हैं जिसमें भी वो उस इंडेक्स को ही अगर पैरेलल करना चाहता है और सिंपल उसकी रिटर्न को ही उसकी जो मिरर है वही वो उसी से वो खुश है। टोटली टोटली डेट एग्नोस्टिक। आपके पास जब पैसा है तब स्टार्ट करिए, क्योंकि वी कैन नॉट टाइम द मार्केट। The important thing is that how much time we spend in the market, which is more important. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता अरोरा है। वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड की बात। म्यूचुअल फंड्स की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। और आज हमारे इस एपिसोड में वी हैव अ वेरी रिनाउंड पर्सनालिटी फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे वी हैव विद अस मिस्टर रवि कुमार झा, who is a managing director and chief executive officer on the board of LIC Mutual Fund Asset Management Limited. Mr. Ravi Kumar Jha has been Executive Director Corporate Strategy, LIC Mutual Fund Asset Management Limited, April to December 2023. Executive Director Investments Bank Office, LIC of India, April 2022 to April 23. Chief Investments M&A Officer, LIC of India. Chief Marketing Officer, LIC Mutual Fund Asset Management Limited from May 2019 to April 2021. He's also been Secretary Investment Operations, LIC of India, Secretary Marketing, LIC of India, SDM in charge, Mumbai Division, Office 3, LIC of India. Mr. Ravi Kumar Jha holds a bachelor's degree honors in commerce from Ranchi University. Hello everyone, welcome back to Mutual Fund की बात. I'm Namrata Arora. Thank you so much for joining us again this week. तो आज हमारे साथ we have someone for the first time on our show. We have with us Mr. Ravi Kumar Jha, who is the MD and CEO of LIC Mutual Fund. Thank you so much for joining us today, sir. हम आपको पहली बार बुला रहे हैं इस शो पे एंड वी आर ऑनेस्टली वेरी एक्साइटेड, क्योंकि आप एक वेटरन हैं, आप इतने साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वी आर वेरी एक्साइटेड टू हैव यू ऑन आवर शो टुडे। थैंक यू मैम, और आपके व्यूअर्स को भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि वो हमारे इस कन्वर्सेशन को, इंटरेक्शन को सुनेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में मेरी 2 साल की ही जर्नी है। मैंने अप्रैल 2023 में ज्वाइन किया था एज ईडी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, और फिर 1 जनवरी 2024 से एज सीईओ मैंने टेक ओवर किया है। तो मैं सीख रहा हूँ, आई एम इन द लर्निंग फेज, लेकिन मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वंडरफुल। सो आई डू होप कि अभी तक आपने जो भी सीखा है उससे हम भी कुछ सीख पाएँ। सो लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चन। तो आज का जो हमारा थीम है, दिस इज फॉर ऑल माय व्यूअर्स, इट्स अराउंड एसआईपीज। हम रवि सर से बहुत सारे एसआईपीज के अराउंड सवाल पूछने वाले हैं। एसआईपी समथिंग जो आई थिंक हर इन्वेस्टर को करनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम हमें हमेशा बहुत सारे सवाल रहते हैं एसआईपीज को लेके। तो आज जितने भी सवाल हैं उनको हम डिकोड करेंगे और ट्राई करेंगे कि आपके जितने भी सवाल हैं टू ऑल आवर इन्वेस्टर्स, वो हम उनका जवाब हम ले पाएँ फ्रॉम रवि सर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन सर। एंड जब हम यूनियन बजट की बात करते हैं, हमने देखा कि मिडिल क्लास जो है उनके लिए जो नो टैक्स अप टू 12 lakhs का जो लिमिट सेट किया गया है अंडर द न्यू टैक्स रेजीम, उसकी वजह से ऑब्वियसली इट वाज अ वेरी बिग पॉजिटिव इन द बजट। ऑफ कोर्स इस मूव की वजह से कंजम्पशन पे डेफिनेटली बहुत प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारे लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अब खर्चा करेंगे, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है, जिसका मतलब ये है कि इकॉनमी पे इम्पैक्ट होगा। एंड ये भी होप है कि लोग ज़्यादा पैसा सेव भी करेंगे और निवेश भी करेंगे, जिससे म्यूचुअल फंड्स पे भी हम देख रहे हैं कि शायद इंक्रीज होगा इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस रवि सर? क्या आपको लगता है कि खर्चा तो बढ़ेगा ही, कंजम्पशन बढ़ेगा, बट डू यू ऑल्सो थिंक कि इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी बिकॉज ऑफ दिस मूव?
मैम 100% मुझे भी उम्मीद है कि दोनों ही चीज़ बढ़ेगी, ओके। कंज़म्पशन भी बढ़ेगी और लोगों की सेविंग्स भी बढ़ेगी। और चूँकि सेविंग्स भी होगी तो म्यूचुअल फ़ंड भी एक अच्छा कारगर इन्वेस्टमेंट का एक सॉल्यूशन निकल के आ रहा है। क्या? क्योंकि पिछले करीब 4-5 साल से ये देखा जा रहा है कि एसआईपी हर महीने एक नई ऊँचाई छू रही है। इसका मतलब ये क्लियर भी है कि लोग समझ रहे हैं कि अगर हम एसआईपी में जुड़ते हैं, इन्वेस्ट करते हैं तो एक अच्छी किटी भी बनेगी हमारे लिए, एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन भी होगी। क्या? तो ये जो गवर्नमेंट ने 7 लाख से बढ़ा के 12 लाख का टैक्स एग्ज़म्पशन किया है, ये बहुत ही बेहतरीन एक मतलब कदम है गवर्नमेंट के द्वारा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मिडल क्लास सभी जितने भी सिटीज़न्स हैं, जिसका भी इस पे इम्पैक्ट होगा, पॉज़िटिव इम्पैक्ट होगा, वो ज़रूर ही अपने खर्चे के साथ-साथ, स्पेंडिंग के साथ, एक्सपेंसेस के साथ-साथ सेविंग्स में भी एक अच्छी पोर्शन उनके निकल के जा सकती है। और ओके। म्यूचुअल फंड मुझे ज़रूर लगता है कि एक फ्लेवर ऑफ द मार्केट है, तो वहाँ हम लोगों को बहुत अच्छी सपोर्ट मिल सकती है। ओके। और आपको ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में क्या बोलना है सर कि डू यू थिंक अगर हम इकोनॉमी की भी बात करें क्या उस पे भी हम एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देख सकते हैं इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स क्योंकि ये मूव आई एम होपिंग कि ये जो टैक्स कट्स हैं ये रहेंगे कुछ साल राइट सो डू यू थिंक कि इसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इन टाइम्स टू कम नॉट जस्ट फ्रॉम एन इंडिविजुअल परस्पेक्टिव वो भी हमने समझा बट फ्रॉम एन इकोनॉमी परस्पेक्टिव यस डेफ़िनेटली इकोनॉमी पे भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहेगा यूनियन बजट का। क्योंकि 2-3 चीज़ बहुत अच्छा है। एक तो इन्होंने टैक्स एग्ज़म्पशन की लिमिट बढ़ा दी है और बहुत ही क्वांटम जंप हुआ है फ्रॉम 7 लैक्स टू 12 लैक्स। और जैसा कि मैं पढ़ भी रहा था रिपोर्ट में कि मोर देन 75 लैक्स लोगों ने जो है 75% लोगों ने जो है ऑलमोस्ट न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट भी किया है। तो वहाँ पे जैसा कि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, दिस विल गिव ए वेरी पॉजिटिव बूस्ट टू बोथ स्पेंडिंग ऑल्सो, कंजम्पशन भी बढ़ेगी, डिस्क्रिशनरी आइटम भी बढ़ेगा। ये या भी मैं मानता हूँ कि लोग छोटी चीज़ों को ही नहीं लेंगे, लोग प्रीमियम आइटम पे भी जा सकते हैं। अगर छोटी गाड़ी है तो लोग बड़ी गाड़ी या एसयूवी पे लेना पसंद करेंगे। अगर रेफ्रिजरेटर की बात है, छोटी हो तो हो सकता है लोग डबल डोर, साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर, अगर फ़ैन ये सब है तो लोग एसी की तरफ जा सकते हैं। तो naturally this will give lot of boost to the economy also, growth of the economy also। और साथ ही साथ जो सेविंग्स है, हाउस होल्ड सेविंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए। क्योंकि वहाँ पे अगर सेविंग्स होती है तो बट नेचुरल इकोनॉमी की ग्रोथ भी होगी और लोगों का जो है जो जो फाइनेंशियल वेल ऑफ है, फाइनेंशियल हेल्दी एक जो होना चाहिए पर्सपेक्टिव उनके लिए, वो भी निकल के आता है। दूसरी इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत अच्छा लिया है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे ईज़ ऑफ लिविंग को बहुत अच्छा सुदृढ़ बनाता है। मैं आपसे यही कहूँगा, मैं पर्सनली अपना एग्ज़ाम्पल एक छोटा-सा देना चाहूँगा। इनफैक्ट हम लोग के लिए हर समय ट्रेन ही रहती थी बिहार जाने के लिए। मैं दरभंगा, मधुबनी से बिलॉन्ग करता हूँ और बहुत भीड़ रहती थी, जाना, रिज़र्वेशन मिलना। और अगर कोई फंक्शन हो, मैरिज हो, स्कूल की छुट्टियाँ हो, तो उसमें आपको बर्थ भी अपना शायद नहीं मिल पाएगा क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग पहले से ही बैठे रहते थे। थैंक्स टू न्यू उड़ान स्कीम, जो उड़ान स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, अब हम लोग के लिए जो है सो विदिन हाफ ए डे 2 घंटे में हम दरभंगा पहुँच जाते हैं। और अभी मैं गवर्नमेंट को देख रहा था, अभी जो नए बजट अनाउंसमेंट हुआ है, उन्होंने 120 न्यू डेस्टिनेशंस भी ये किया है। सो व्हिच इज़ वेरी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। जो मैं मानता हूँ क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी चीज़ है जिससे कि एक मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट होती है इकोनॉमी में, मैं यही कहना चाहूँगा। इट या गिव्स लॉट ऑफ बूस्ट टू द इकोनॉमी, डिफरेंट सेक्टर्स। टूरिज़्म के भी जो है 50 न्यू टूरिज़्म डेस्टिनेशंस बनाएगी गवर्नमेंट। तो इसका मतलब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वो भी वहाँ पे बूम हो जाएगा। और बहुत सारे नए रियल एस्टेट, ये सब बहुत सारी चीज़ डेवलप होंगे। तो ओवरऑल फ्रॉम फ्रॉम दिस बजट आई फाइंड दैट देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव्स। इसी तरह देखेंगे, जो जो थर्ड इसका जो डायमेंशन मैंने देखा कि गवर्नमेंट ने फिस्कल डेफिसिट को भी कम करने का जो है बहुत ही कारगर स्टेप्स उन्होंने लिया है। कि हम जो 4.9% पहले उन्होंने अनाउंस किया था उसको 4.8 किया फॉर फाइनेंशियल ईयर 25। और FY 26 के लिए जो है सो 4.4% उन्होंने किया है। तो ये भी एक बहुत अच्छी, और जो नेट मार्केट बोरोइंग भी जो है
11.82 lakh crores, which is in line with the market expectations. और यही नहीं, सबसे बड़ी बात जो है, गवर्नमेंट कोशिश में है कि जो जीडीपी, जो डेट टू जीडीपी की जो रेशियो है बाय मार्च 2031, उसको बिलो 50% या अराउंड 50% प्लस माइनस 1% तक लेके आए। एंड करेंटली इट इज़ अराउंड 57.1%, विच इज़ एक्सपेक्टेड बाय, मतलब FY25 जब क्लोज होगा तो गवर्नमेंट की जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स है, इट विल बी अराउंड 57.1%. सो दिस ऑल इन ऑल मीन्स दैट we may expect an upgradation in the sovereign rating of the country also, and sovereign rating की भी अपग्रेडेशन हो सकती है। और आगे आने वाले समय में हो सकता है जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं, मूडीज़ हैं, फिच हैं, दे में अपग्रेड द रेटिंग ऑफ द कंट्री, एंड देन देयर विल बी अ बिग रैली इन द बॉन्ड मार्केट ऑल्सो. So all in all, I feel that there are a lot of positives and achievable. ओके, ओके, वंडरफुल। सो क्योंकि हम आज का जो टॉपिक है, आज की जो थीम है वो SIPs है, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन अराउंड SIPs। एंड सबसे पहले एक इकोनॉमिक सर्वे 2025 इट सेड कि over 10 crore SIP accounts have been created, जिसमें cumulative inflow करीब 10.9 lakh crores का हुआ है since inception। तो आप ये बताइए सर कि एक फर्स्टली सिंपल क्वेश्चन, एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए SIP कितना ज़रूरी होता है? लाइक इफ आई एम अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, जी, क्या मुझे SIPs करनी चाहिए? कि विल इट हेल्प मी? और क्या कोई स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें हम SIPs देख सकते हैं? मैम, SIP सभी के लिए बहुत ही कारगर एक सिंपल सा टूल है, ये मैं कहूँगा। क्योंकि कोई भी अगर सैलरीड क्लास एम्प्लॉय हैं या प्रोफेशनल हैं, उनकी इनकम से या उनके बैंक से 5,000, 10,000, 25,000 करके एक लो टिकट स्मॉल रेगुलर वे में अगर वो निकलती है, तो इट डज़ नॉट इम्पैक्ट द हाउस होल्ड बजट को भी वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है। और इससे जो है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन हो सकती है। जैसे मैंने अपने लिए ही देखा है, या मेरा बेटा ही 2016 में जॉइन किया है, तो मैं देखता हूँ कि उसकी भी जो SIP की जो कंपाउंडिंग है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, वो सब भी बहुत अच्छे से जो है बहुत ही स्ट्रांग और रोबस्ट निकल के आ रही है। क्योंकि SIP का सबसे सुंदर जो एक तो मैंने कहा कि सबसे अच्छी चीज़ है कि हमको स्मॉल टिकट में इन्वेस्ट करना है। 1000, 5000, 10,000, 25,000, वन अपने अपनी अपने सैलरी या अपने इनकम के हिसाब से हम निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है कि ये रूपी कॉस्ट एवरेजिंग होती है, क्योंकि मार्केट कभी भी वन डायरेक्शनल या यूनि डायरेक्शनल नहीं होती है। मार्केट में देयर इज़ अप्स एंड डाउन्स। और अगर SIP में क्या है कि हर महीने या हर दिन डेली SIP, वीकली SIP, मंथली, क्वार्टरली, जो डिफरेंट मोड्स हैं, उससे एक रेगुलरिटी, एक डिसिप्लिन बन जाता है। तो उससे जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं, अगर मार्केट डाउन रहा, NAV नीचे रहा, तो ज़्यादा यूनिट्स एक्युमुलेट होंगे हमारे अकाउंट में, और अगर मार्केट अप रहा तो थोड़े कम यूनिट्स एलोकेट होंगे। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ 5 to 10 ईयर्स, 15-20 ईयर्स में यही जो है, दैट नंबर ऑफ़ यूनिट्स गेट मल्टीप्लाइड टू ए वेरी लार्ज नंबर, and this helps in getting good wealth creation over a period of time. तो मैं समझता हूँ कि it's a very robust method, जिसका कि कोई फाइनेंशियल प्रेशर, मैं बताऊंगा, ठीक है ना, कोई प्रेशर नहीं लगता है। SIP जैसे हम ही लोगों ने स्टार्ट किया है, पॉकेट SIP 100 रुपीज़ 200 से, तो कोई मतलब लो टिकट जिसकी इनकम कम है, 10,000 का है, वो भी 500 रुपये से शुरुआत कर सकता है। किसी की ज़्यादा इनकम है तो वो वहीं पे 1 लाख से कर सकता है, 5 लाख की SIP भी रख सकता है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन एन इंडिविजुअल कि उसकी कितनी क्या इनकम है और उसकी क्या नीड है, उस हिसाब से प्रॉपर प्लानिंग, फाइनेंशियल गोल सेट करके बहुत अच्छे तरीके से SIP में वो अपना इन्वेस्टमेंट शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा, हम लो टिकट SIPs की बात कर रहे हैं। आई डू बिलीव कि SIP आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, किसी भी एज में शुरू कर सकते हैं, किसी भी इनकम लेवल पे आप शुरू कर सकते हैं, बिकॉज बहुत कम टिकट साइज SIPs भी अवेलेबल होती हैं। LIC म्यूचुअल फंड हैज़ 100 रुपी का SIPs। अभी सेबी ने जो है एक प्रपोजल डाला है फॉर 250 रुपी SIP। डू यू थिंक कि अगर ये 250 रुपये के SIP अमाउंट्स हैं, या फिर 100 रुपया है, 500 रुपया है, क्या इसकी वजह से रूरल इन्वेस्टर्स
ज़्यादा ऐड हो पाएंगे टू म्यूचुअल फंड्स, कंसिडरिंग कि अब टिकट साइज अगर कम है तो जी। यू विल हैव पीपल जिनकी इनकम शायद बहुत कम है, वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी, सो जी, आप ये बताइए कि ये जो 100 रुपए का SIP है जो यू नो जी। दैट यू गाइस आल्सो ऑफर, उससे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? आपको क्या लगता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं अक्रॉस डिफरेंट इनकम ग्रुप्स वो कैसे बेनिफिट कर पा रहे हैं? जी। मैं सबसे पहले आपके द्वारा सभी को कहना चाहूँगा। देखिए, मैं मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं या एलआईसी में भी जो मेरे जानकार, मेरे कलीग्स ये सब हैं, या जब भी मेरी बात होती है कई लोगों से, तो कई बार वो जाने-अनजाने ये क उनके मुँह से निकल जाता है कि सर मेरे पास तो उतनी सैलरी नहीं है, मैं उतना हुँ, मेरी एक लिमिटेड इनकम है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि लोग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से के लिए ये कहना चाहते हैं कि दिस इज़ नॉट फॉर स्मॉल अर्नर्स, दिस या इज़ फॉर रिच पीपल। जो जो अमीर आदमी है जिसके अच्छी इनकम है, वो एक मिथ या एक जो परसेप्शन है वो मार्केट में बन गया है। या और इसीलिए ये जो सेबी की जो पहल है कि हम सेंसिटाइजेशन करेंगे, ₹250 की एसआईपी हम सभी एमसीज को बोलेंगे, या हम लोगों ने जो अपनी एसआईपी अमाउंट्स या जो कम कर दिया है, जैसे पॉकेट एसआईपी हम लोगों ने नाम दिया है, और 16 अक्टूबर 2024 से हम लोगों ने लॉन्च किया है। डेली एसआईपी ₹100 से शुरुआत कर सकते हैं, मंथली ₹200 से और क्वार्टरली ₹1000 से ही कर सकते हैं। तो मैं आपका जो क्वेश्चन है उसका जवाब ये दूँगा कि मतलब देखिए, 3 महीना हुआ है, 3 सवा 3 महीने हुआ है, हुँ, लेकिन ऑलमोस्ट 45,000 के आसपास हमारे पास लो टिकट एसआईपी 100-200 हाँ, रुपीज़ की आ गई है। इसका मतलब है कि लोगों को ज़रूरत है, लोग हुँ, चाहते थे हुँ, कि उनको अगर लो टिकट वो भी इन्वेस्ट करें जिनकी आमदनी कम है। जैसे सब्जी वाला हो गया, दूध वाले हो गए, जो पेपर का या डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, या जो पहली बार नौकरी जॉइन ही करते हैं। हम ही लोग जब एलआईसी में 89-90 में जॉइन किया था तो मेरी सैलरी ₹2500 थी, हुँ, ₹2500 थी। तो मतलब कहने का मतलब है, जब कोई नया जॉइन करता है तो उसकी सैलरी बहुत कम होती है। उसको 10-12 हज़ार 15 हज़ार एक लिमिटेड अमाउंट से ही उसकी शुरुआत होती है। धीरे-धीरे करके उसकी इंक्रीमेंट और फिर उसका प्रमोशन ये सब होता है। लेकिन एसआईपी चूँकि ₹100 से ₹200 से या 250 से शुरुआत की जा सकती है, तो वो अपना कुछ पोर्शन जो है 5-10% 3% कुछ भी एक नॉमिनल सा अमाउंट से एसआईपी स्टार्ट कर सकता है। और जिसको आगे जाने के बाद 2-4 साल 5 साल के बाद जो है, जैसे-जैसे उसकी इंक्रीमेंट बढ़ेगी, प्रमोशन होगा और आगे बढ़ेगा, उसकी इनकम बढ़ेगी, तो उसको वो फिर और जो है, जैसे ₹100 का है तो उसको ₹1000 तक ले गए, 1000 से 10,000 ले गए। धीरे-धीरे करके उसको बढ़ा भी सकते हैं उस अमाउंट या को। तो या मैं ये मानता हूँ कि दिस इज़ जो हम लोगों ने ये किया है पहल, और आप लोगों के द्वारा मैं आप लोगों को भी विनती करूँगा कि सभी को ज़रूर शेयर करिए, ऑफ क्योंकि कोर्स, हम लोगों की सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। केवल सवा 5 करोड़ लोग ही जो यूनिक पैन नंबर्स हैं ना पूरे इंडस्ट्री में, सवा 5 करोड़ लोग हैं। और जबकि 60 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जिनका कि पैन और आधार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बताती है कि या ऑलरेडी लिंकेज हो गया है। तो मतलब बहुत बड़ा सेगमेंट है, हम लोग कब केवल 9% लोगों को ही कवर कर पाए हैं। एसआईपी एक इतनी सुंदर प्रक्रिया है ना, जिससे कि लोगों को मालूम नहीं है, मैं यही कहूँगा। अभी भी जो है बहुत लोगों को मालूम नहीं है, और इसीलिए हम लोगों को, और इस ये जो आपने आज ये जो पॉडकास्ट रखा है, ये इंटरैक्शन केवल एसआईपी पे रखा है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। सभी लोगों को, सभी इन्वेस्टर्स को जानने के लिए, सभी सिटीजन्स को जानने के लिए कि ये एक कारगर उपाय है, जिससे कि आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ की किट्टी जो है, आप अपने लिए, अपने फैमिली के लिए बना सकते हैं, जो आगे चल के या आपको काम भी आएगा। देखिए, अभी जस्ट कोविड हुई थी, मतलब सबके दिमाग में फ्रेश होगा, और हम लोग सब जानते भी हैं कि कई लोग बहुत मुश्किलों के दौर से गुजरे। मतलब या उनकी नौकरी चली गई, उनको माइग्रेट करके अपने गांव जाना पड़ा, बहुत कष्ट में बीता, सामान नहीं मिलता था खाने पीने का, आपके पास पैसा है तो भी, या नहीं तो आपको जाना ही पड़ेगा क्योंकि आपकी नौकरी ख़त्म हो गई, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। तो हुँ, ऐसे ये सब, ये एसआईपी एक ऐसी चीज़ है, सेविंग्स एक ऐसी सुंदर गोल्डन चीज़ है, जो कि हर समय उस व्यक्ति को, उस परिवार को जो है सपोर्ट करती है, या उसके कठिन समय में। ये मैं या कहूँ। या एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक कि अगर आप कम अमाउंट से भी शुरू कर रहे हैं, बट एटलीस्ट आप शुरुआत तो कर रहे हैं, एटलीस्ट इट्स अ यस। गुड स्टार्टिंग पॉइंट इफ नॉट एनीथिंग एल्स। यस। मैम, इससे सेविंग्स की हैबिट डेवलप हो जाएगी।
कई एब्सोल्युटली। मतलब सेविंग्स की हैबिट हो जाएगी ना तो खुद इंडिविजुअल भी थोड़े समय के बाद उसको भी मज़ा आने लगता है, उसको भी अच्छा लगता है कि कंपाउंडिंग हो गया, मुझे या 10% रिटर्न हो गया, 14% हो गया, 20% तक जा रहा है मेरा। मैंने स्टार्ट किया था ₹1000 से ही या ₹100 से, आज मेरी इतनी हो गई, इतना जमा हो कर लिया पैसा में। तो उसको जी, भी एक कॉन्फिडेंस एक डेवलप हो जाता है, जो कि बहुत-बहुत ज़रूरी है आजकल के समय में, परिवेश में। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो रवि सर, अभी सेबी ने एक और प्रपोजल दिया है फॉर अ कॉम्बो प्रोडक्ट, जिसमें टर्म लाइफ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड का कॉम्बो रहेगा। नाउ अब आप एक ऐसी कंपनी से आते हैं जो लाइफ इंश्योरेंस के लिए एज अ बज़वर्ड, तो आपके ओपिनियन में ये जो प्रोडक्ट है, ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को कैसे बेनिफिट करेगा, ये जो कॉम्बो प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं? मैम बहुत मतलब बहुत सटीक क्वेश्चन आपने किया है क्योंकि मैं बता दूं इंश्योरेंस की जो पेनिट्रेशन है आईआरडीए की जो रिपोर्ट है FY24 का उसमें सिर्फ 2.8% है विच इज़ लेस देन 3% ऑफ द पॉपुलेशन जो कि बहुत ही कम है या 2.8%। और इसीलिए सेबी का जो ये कदम है कि हम टर्म इंश्योरेंस भी देंगे एसआईपी के साथ एक बहुत ही कारगर उपाय सिद्ध होगी जिसमें बहुत सारे परिवार को, फैमिलीज़ को, इंडिविजुअल्स को मतलब एसआईपी की सेविंग्स इन्वेस्टमेंट भी होगी, साथ ही साथ इंश्योरेंस की जो लाइफ इंश्योरेंस की बात होगी, वो भी वहाँ पे उनको बेनिफिट मिलेगा। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, चूँकि मैं एलआईसी से भी हूँ दोनों ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है। हम किसी एक पहिए को लेके गाड़ी नहीं चला सकते हैं। करेक्ट। हमको हमारी दोनों पहिए हमें चाहिए, हमको इंश्योरेंस भी चाहिए, हमको हेल्थ इंश्योरेंस भी चाहिए और हमको सेविंग्स इन्वेस्टमेंट एसआईपी भी हमको चाहिए। या तभी हमारे लिए एक 100% होलिस्टिक एक फाइनेंशियल प्लानिंग होगी हमारे लिए, हमारे फैमिली के लिए और उससे जो है हमको जो है और हमारे फैमिली को भी एक मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट रहेगा, एक कॉन्फिडेंस रहेगा उनको हर समय के लिए। तो या मैं ये मानता हूँ कि सेबी के द्वारा ये कदम जो है इट इज़ अ रिवोल्यूशनरी स्टेप बाय द सेबी and या it will help lot of people to come under insurance fold also. They will get insurance also in the process or in case of unfortunate incidents of death या also besides their income जो उनकी wealth creation होगा through SIP they can get insurance coverage also। तो उनको या फैमिली को जो है सो बहुत सपोर्ट और बहुत हेल्प होगा। क्योंकि देखिए तो मेरे से अच्छा और कौन जान सकता है, मैं एलआईसी में रह चुका हूँ और जब या डेथ क्लेम का चेक ये सब हम लोग देने जाते थे या देते थे, आते थे लेने के लिए, मतलब आप बता नहीं सकते हैं लोग कितना कितनी धन्यवाद देते हैं, मतलब कितना रिगार्ड करते हैं, कितना हाई रिगार्ड, आपके पैर छूने लगेंगे ये, जबकि ये हम लोगों की ड्यूटी होती है कि हम आपको इंश्योरेंस की क्लेम आपके बुरे समय में देते हैं। तो इट या हैज़ गॉट ट्रेमेंडस वैल्यू। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इट इज़ ऑफ ट्रेमेंडस इम्पोर्टेंस फॉर ए फैमिली कि इंश्योरेंस भी लें, हेल्थ इंश्योरेंस भी लें, लाइफ या इंश्योरेंस की कवर भी हो, हेल्थ इंश्योरेंस भी हो। हम एसआईपी, लमसम के द्वारा म्यूचुअल फंड ये सब में इन्वेस्टमेंट भी करें। एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी और हमारे फैमिली के लिए होनी चाहिए। आई थिंक ये सब जैसे बेसिक हाइजीन चीजें होती हैं, द बेसिक हाइजीन फैक्टर्स फॉर एनीवन, राइट? कि आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स होना चाहिए, इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ये सब आपको जो है कॉन्फिडेंस देते हैं, मोटिवेशन देते हैं टू कंटिन्यू टू डू योर इन्वेस्टमेंट्स। एंड आई डू बिलीव दैट सेबी एज अ रेगुलेटर हैज डन सम वंडरफुल थिंग्स, जिससे इन्वेस्टर्स को या फिर जस्ट एज सिटीजन हमें बहुत बहुत बेनिफिट होता है। सो आई एम ग्लैड दैट दिस प्रोडक्ट इज गेटिंग लॉन्च। सो रवि जी, हमें ना ये हमेशा बोला जाता है कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, राइट, तो जी, लॉजिकली आपको अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना चाहिए, जी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स आपकी इनकम का एक परसेंटेज होता है, करेक्ट? तो जी, अगर आपकी मान लीजिए 10% इनकम बढ़ी, तो आपका इन्वेस्टमेंट्स भी 10% बढ़ना चाहिए। विच गेट्स मी टू द पॉइंट ऑफ स्टेप अप एसआईपी, क्योंकि जी, स्टेप अप एसआईपी एक ब्यूटीफुल तरीका होता जी, है जी, जिससे आप अपना इन्वेस्टमेंट्स एक रेगुलर तरीके से हर साल एक परसेंटेज से बढ़ा सकते हैं, ब राइट? लेकिन आई रियलाइज कि बहुत सारे लोग स्टेप अप एसआईपी को नहीं इस्तेमाल करते एज अ जी। कॉन्सेप्ट। इट्स सो ब्यूटीफुल कि आपको ऑटोमेटिकली आपका इन्वेस्टमेंट बढ़े जा रहा है आपकी इनकम के साथ, लेकिन ऐसा क्यों है कि लोग अभी भी हेजिटेंट हैं, या फिर आप ऐसे क्या बोलना चाहेंगे ऐसे इन्वेस्टर्स को जो स्टेप अप एसआईपी नहीं करते हैं?
नहीं मैम, आपके द्वारा मैं सभी जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं और जो भी इस वीडियो को हमारे इंटरैक्शंस को सुन रहे होंगे, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेप अप एसआईपी एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मतलब उसमें घबराने वाली सबसे बड़ी बात है कि लोग हो सकता है कि थोड़ी हेजिटेशन हो, घबराएं कि कैसे करें। मतलब हर हम लोग भी एलआईसी म्यूचुअल फंड की जो हमारी वेबसाइट है, सभी एएमसीज का सभी के पास ये फैसिलिटी होगी कि वो स्टेप अप करने का एक अपॉर्चुनिटी, एक फैसिलिटी रखते हैं अपने अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो फैसिलिटी अवेलेबल है। और स्टेप अप भी हमको बहुत ही सुंदर तरीका है, क्योंकि एसआईपी है कि हम ग्रेजुअल प्रोसेस से रिकवरी, जो डिडक्शन है वो हमारे सैलरी से निकल के चला जाएगा और एक वेल्थ किटी, एक फ़ोलियो में वो धीरे-धीरे करके एक्यूमुलेट होते जाएगा। और स्टेप अप एसआईपी भी एक ऑटो प्रोसेस है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको हर दिन, हर महीने आपको फिर से करना पड़ेगा। एक बार अगर आपने 1%, 5%, 10% कुछ भी कर दिया कि अगले साल से मुझे ये होना चाहिए, तो वो ऑटो अपने आप ही, अगर 10,000 है, 10% कर दिया तो 11,000 करके कटना शुरू हो जाएगा हर महीने। फिर आपको 1 साल और कंप्लीट हो गया तो सेकंड ईयर फिर उस पे 11,000 पे 10% फिर 11,000, 1,100 रुपीज़ धीरे-धीरे करके, तो इस तरह से एक्युमुलेशन बढ़ते जाती है। या सेकंडली हम लोग जितने भी लोग हैं जो इस चीज़ को ज़्यादा समझते हैं, हम लोग ये मानते हैं कि हर साल हम लोगों को इंक्रीमेंट मिलती है। या हम लोगों को इन्हांसमेंट होता है, हमारा सैलरी जो है 5%, 7%, 10%, 12%, 15% बढ़ते रहता है। तो अगर सैलरी बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जो है अपनी एसआईपी अमाउंट को थोड़ा-थोड़ा बढ़ाते रहें। इससे होगा क्या कि जो फाइनेंशियल गोल्स बनाए हैं, मान या लीजिए हमने कोई फाइनेंशियल गोल बनाया है कि हमको 10 साल में हमको एक घर चाहिए, या हमको जो है सो अगर रिटायरमेंट की हमको प्लानिंग करनी है कि हमको रिटायरमेंट के लिए हमको कम से कम 1 करोड़ रुपया जमा करना है या 2 करोड़ जमा करना है। लेकिन अगर हम यही स्टेप अप एसआईपी कर देते हैं, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि एक बहुत मतलब ज़बरदस्त एक्युमुलेशन जो है हमारे अकाउंट में, हमारे फ़ोलियो में खड़ा हो जाएगा, या जो कि बहुत पावरफुल भी होगा और बहुत जल्दी भी हम तैयार कर सकते हैं अपने वेल्थ को। वेल्थ की जो किट्टी, अगर हम 1 करोड़ सोच रहे थे और अगर हमने स्टेप अप एसआईपी ले लिया, तो या यही 1 करोड़ हो सकता है कि 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ तक वो बढ़ जाए, क्योंकि हम हर साल से हमारा 5%, 10%, 20% जितना भी हम उसको पुश दे रहे हैं, उससे उसकी जो है सो ग्रोथ हो रही है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और रूल्स सेम है कि रूपी कॉस्ट की एवरेजिंग होगी, डिसिप्लिन एक हमको मेंटेन करना है, थोड़ा पेशेंस हमको रखना है। अगर ये 3-4 चीज़ हम कर रहे हैं, नॉइज़ को, शोर को हम नहीं, हमको देखना, ध्यान देना है, क्योंकि मार्केट में हर समय शोर होते रहेगी, नॉइज़ होगी। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ सर्कमस्टांसेस होंगे, कभी वॉर होगा, कभी ट्रंप जैसे लोग बनेंगे। तो हम लोगों को जो है, कभी बजट आ रहा है, कभी एमपीसी के अनाउंसमेंट्स होंगे, कभी कुछ होगा, या कुछ ना कुछ इकोनॉमी में होते ही रहती है। तो हमको उस चीज़ को ध्यान नहीं देना। जो एसआईपी की जो डिडक्शन है, जो जो उसका हर महीने निकलना है विथ अलोंग विथ स्टेप अप अमाउंट, उसको हम जो है रेगुलर फीचर में कर सकते हैं। यहाँ मैं सभी जो आपके इन्वेस्टर्स हैं जो कि सुन रहे होंगे, मैं उनको एक चीज़ और भी कहूँगा कि अगर आप स्टेप अप एसआईपी में घबराते हैं, तो आप एडिशनल एसआईपी भी कर सकते हैं। या मान लीजिए कि मैंने लार्ज एंड मिड कैप में 5,000 का एसआईपी किया है, मैं स्टेप अप नहीं कर पा रहा हूँ या हो नहीं रहा है, तो मैं चाहूँ तो अगले साल मैं 5,000 से और मैं एक एसआईपी कर सकता हूँ, उसी फ़ोलियो में, मतलब 10,000 का हमारा एसआईपी हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल्सो एज़ गुड एज़ स्टेप अप एसआईपी और अ टॉप अप एसआईपी काइंड ऑफ थिंग। तो दोनों ही चीज़ जिसमें भी आपको कम्फ़र्ट हो, स्टेप अप वो कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वो ऑटोमेटिक प्रोसेस में वो अपने आप बढ़ते चला जाएगा और बहुत अच्छे से। और नहीं हो पाता है तो यू कैन टेक एडिशनल एसआईपीज़, सेम फंड और डिफरेंट फंड जिसमें भी आपको कॉन्फिडेंस है, तो वहाँ से भी आपकी वेल्थ की जो किट्टी है वो बहुत अच्छी एक्युमुलेशन हो सकती है। ओके ओके वंडरफुल एंड आई एम श्योर एटलीस्ट अब लोगों को ये तो समझ में आना चाहिए कि अपनी इनकम अगर बढ़ रही है तो उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ाना चाहिए, चाहे वो स्टेप अप के थ्रू, चाहे एक एडिशनल एसआईपी आप शुरू करें। बट रवि साहब, मुझे लगता है कि ये सेलेक्ट करना भी, सही फंड सेलेक्ट करना, इक्विटी फंड सेलेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मैंने गलत फंड में इन्वेस्ट कर दिया तो शायद एसआईपी का भी मुझे उतना बेनिफिट ना मिले।
तो फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव एंड योर एक्सपीरियंस, आई एम श्योर आप बहुत सालों से एटलीस्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो आप ये बताइए रवि सर कि एक इन्वेस्टर को अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को जो क्रिएट करना है उसमें कौन कौन से इक्विटी फंड्स में उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो एक सही इक्विटी फंड्स का बास्केट क्या हो सकता है इन एन इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो? मैम, कोई ऐसा मैजिक फार्मूला नहीं है कि हमारे लिए कौन सा राइट इक्विटी होगा। ये डिपेंड करता है उस इंडिविजुअल पे कि उसकी नीड क्या है। ओके। वो सेविंग्स क्यों करना चाहते हैं, वो म्यूचुअल फंड में एसआईपी ये सब इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं, उनकी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका फाइनेंशियल गोल क्या है, और कितना टाइम होराइजन उनके पास है। मान लीजिए कि बहुत ही लिमिटेड टाइम है, शॉर्ट ड्यूरेशन का टाइम है, 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए, तो डेट फंड्स बहुत अच्छे हैं, जिसमें कि आप कम समय में आप जो है कोई बैंकिंग पीएसयू डेट फंड हो जिसमें बैंक्स और पीएसयू के स्टॉक्स होंगे, उनके पेपर्स होंगे। या अगर आपको जीसेक से रिलेटेड कोई फ़ंड लेना है तो वहाँ पे जीसेक के फंड्स आप ले सकते हैं। या कोई लो ड्यूरेशन का फ़ंड है जो कि 1 साल के अंदर आप 1 साल तक ही पैसा रखना चाहते हैं। या मान लीजिए कि आपकी कुछ और ऐसी ज़रूरत है कि आप महीने 2 महीने के लिए पार्क करना चाहते हैं, तो लिक्विड फंड ये सब में, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, मनी मार्केट, ये सब में छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी नीड थोड़ी लंबी है, आपका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव 3 इयर्स एंड मोर हो सकता है, बना सकते हैं। आपको जैसे रिटायरमेंट की, अगर मुझे रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है तो मेरे पास 5 साल 10 साल का टाइम है। या मुझे घर लेना है और घर का ईएमआई मैं मान लीजिए कि 15 साल का या 20 साल 25 साल का दे रख रहा हूँ, तो मैं उसी के पैरेलल में जो है एक एसआईपी 15 साल का मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, जिसकी एक्युमुलेशन से एक मेरे लिए एक दूसरा घर मेरे लिए खड़ा हो जाएगा। फाइनेंशियल घर जो है मेरे लिए एसेट खड़ा हो जाएगा। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है उस इंडिविजुअल को, कि उसको जो है सो अपनी नीड्स को, उसको नीड्स को जो है सो बताना पड़ेगा। उसको लिखना पड़ेगा, या जो एडवाइज़र हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको बताना पड़ेगा कि हमारी क्या नीड है। हमको ये पैसा क्यों हम एसआईपी में डिडक्शन करना चाहते हैं और कितने समय के लिए करना चाहते हैं। और जैसे ही ये निकल जाता है तब देखिए जोखिम मैं कितना ले सकता हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर जो सिंपल रूल है एसेट एलोकेशन का कि 100 माइनस एज, तो अगर मेरी एज है 40 इयर्स, तो मैं जो है सो 40% डेट में और 60% इक्विटी में लगा सकता हूँ। तो मुझे जो मैं क्या मेरी जो जो थंब रूल्स हैं उसको ये करते हुए कि मैं कितनी इन्वेस्टमेंट करूँ, वो मुझे जो है, अगर मुझे इक्विटी में इन्वेस्ट करना है 70%, 60%, 50% ऑफ माई अमाउंट, या 100% ऑफ माई अमाउंट, तो वो उस आदमी को भी व्यक्त करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि मैं जो है मुझे इक्विटी मार्केट ही पसंद है, मैं वहीं पे 100% इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अब जब ये क्लैरिटी हो गई कि वो डेट में नहीं कर रहा है, वो इक्विटी में करना चाहता है, तो इक्विटी में फिर उसको ये समझना पड़ेगा कि इक्विटी में देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फंड्स। लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप फंड्स हैं, और इसी से रिलेटेड डिफरेंट तरह के बास्केट्स भी बनते हैं या कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो अगर किसी को लंबे समय के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट करना है और वो तैयार है ज़्यादा रिस्क लेने के लिए, वोलेटिलिटी फेस करने के लिए, तो उसके लिए मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स बहुत आइडियल होंगी। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि चाहता है कि मैं इक्विटी में इन्वेस्ट भी करूं, लेकिन मुझे एक मॉडरेट रिटर्न्स की ही एक्सपेक्टेशन है, तब वो लार्ज कैप वाले जो फंड्स हैं, उससे रिलेटेड जो फंड्स हैं लार्ज कैप से ओरिएंटेड, उसमें वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वो चाहेंगे कि जितना इंडेक्स का रिटर्न मिल रहा है मैं उसी से सेटिस्फाइड रहूँगा। तो बहुत सारे इंडेक्स के फंड्स हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स है, निफ्टी 100 इंडेक्स है, मिड कैप 100 इंडेक्स है। बहुत तरह के डिफरेंट इंडेक्स फंड्स हैं जिसमें भी वो उस इंडेक्स को ही अगर पैरेलल करना चाहता है और सिंपल उसकी रिटर्न को ही उसकी जो मिरर है वही वो, उसी से वो खुश है। मान लीजिए 15% अगर है निफ्टी 100 की जो इंडेक्स है, वो कह रहा है कि 15% इज़ वेरी गुड फॉर मी। तो निफ्टी इंडेक्स के जो फंड हैं, जो ऑलमोस्ट 14.80 14.90 तक वो निकल के आ जाएगा विदाउट ट्रैकिंग एरर, तो वहाँ तक वो जो है सो उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन दैट इंडिविजुअल कि वो कितना इन्वेस्टमेंट, कितनी जोखिम, मैं रिस्क नहीं शब्द का प्रयोग करूँगा बिकॉज दैट गिव्स डिफरेंट कॉनोटेशन, मैं कितनी जोखिम ले सकता हूँ।
मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करूँ, डेट में करूँ, कितना मुझे फंड की रिक्वायरमेंट है, और मुझे अगर मेरी फंड की रिक्वायरमेंट है 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन है, बच्चों की पढ़ाई है, 20-25 लाख में हो जाएगी, या मुझे उनको यूएस भेजना है हायर स्टडीज़ के लिए, यूके भेजना है, तो वहाँ पे मुझे हो सकता है 50 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ तक लगे। तो उसके साथ उसको कंबाइन करके जो है सो नेसेसरी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और ये निकल के आया भी है कि जैसे जो रिटर्न्स हैं, अगर 15 साल की रिटर्न्स देखेंगे इक्विटी में, इट इज़ अराउंड 12 टू 14%। सीएजीआर है जो कैगर है, इट इज़ अराउंड 12 टू 14%। तो एक रीज़नेबली गुड अमाउंट जो है वहाँ पे उसके लिए कलेक्ट हो सकती है। ओके, ओके। सो इन योर एक्सपीरियंस क्या आपने ऐसे कोई कॉमन मिस्टेक्स देखी हैं? क्योंकि आई एम श्योर आप बहुत सारे निवेशकों के साथ इंटरैक्ट करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो टेल मी रवि सर कि क्या आपने ऐसे कोई बहुत बड़ी मिस्टेक्स देखी हैं जो लोग इन्वेस्टर्स करते हैं रिलेटेड टू एसआईपीज की, जो उनको नहीं करनी चाहिए आइडियली स्पीकिंग? जी मैम। बहुत सारे, मैं खुद भी इस चीज़ का गवाह हूँ। पहले तो बहुत लोग जैसे ही मार्केट में डाउनफॉल होता है, तो लोग तुरंत ही अपने एसआईपी को रोक देते हैं, पॉज़ कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, रिडीम कर देते हैं। तो या ये एक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है तो वो समय है, वक़्त है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को और बढ़ा दें। तो उस समय हम 2-3 एसआईपी या टॉप अप, लमसम, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड का फ़ोलियो है उसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। आप एसआईपी के साथ-साथ उसमें लमसम भी अमाउंट डिपॉज़िट कर सकते हैं। तो जब मार्केट पिकअप करेगा वहाँ से, तो एक अच्छी रिटर्न, जो कंपाउंडिंग अगर 12% हो रही है तो वो बढ़ के शायद 12.5-13 तक चली जाएगी, या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो जो जो पहला मिस्टेक है, लोग कई बार करते हैं कि जैसे ही मार्केट एक नेगेटिव स्पाइरल में गई या डाउनवर्ड स्पाइरल में गई, लोग अपने एसआईपीज़ को या तो पॉज़ कर देते हैं, रिडीम कर देते हैं, स्टॉपेज कर देते हैं। तो ये नहीं करनी चाहिए, ये मेरी पहली चीज़ है। दूसरा जो मैं देखा हूँ, जो हम लोग अभी तुरंत ही बात कर रहे थे, स्टेप अप एसआईपी की। कई लोग जो हैं सो अपने एसआईपी के अमाउंट को इंक्रीज़ ही नहीं करते हैं। अगर 5,000 कट रहा है तो कट रहा है, उनको मालूम ही नहीं है कि हमको ये 5,000 कट रहा है, अब वक़्त आ गया है, हम उनकी इनकम बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा इनकम हो गई है। जो 5,000 जब लिया था, जब उनकी नौकरी शुरुआत हुई थी और किसी ने आके उनसे कहा, तो उन्होंने वो एसआईपी स्टार्ट कर लिया। लेकिन आज 5 साल, 10 साल के बाद अब उनकी इनकम जो है लाखों में है, और उनका एक अच्छा एसआईपी का अमाउंट बन सकता है। वो चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि लोगों को ये चीज़ रिव्यू करनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो को एक सर्टेन टाइम के बाद, कम से कम 1 साल या 2 साल, 3 साल के बाद। और अगर उसमें इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत है, अगर बढ़ाने की ज़रूरत है, तो उसको भी जो है सो कंटिन्यूअसली लगातार उसको इंक्रीज़ करते रहें। तो इससे क्या होगा कि एक बहुत अच्छा जो वेल्थ का जो किट्टी हम लोग बात किए थे, कि उनकी जो फाइनेंशियल गोल्स है वो सब बहुत पहले स्पीडीली अचीव हो जाएगी। और ओके। तीसरा तीसरा जो है, जो बहुत ही कॉमन मिस्टेक मैं देखता हूँ, बहुत लोग जो है ना, इन्वेस्टमेंट ना फिट्स एंड स्टार्ट्स में स्टार्ट करते हैं। मतलब हिम्स एंड फैंसीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। कोई एक प्लान्ड तरीके से स्टार्ट नहीं करते हैं। इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। यहाँ पे मैं सभी लोगों से गुज़ारिश करूँगा और विनती करूँगा कि वो ज़रूर एक फाइनेंशियल गोल बनाएँ। कि मुझे कितना इंश्योरेंस लेना है, मुझे कितनी सेविंग्स करनी है, अगर एफडी लेनी है तो कितनी लेनी है, बैंक अकाउंट रखना है तो बैंक में हमको पैसे कितने रखने हैं ताकि यूपीआई, घर का खर्चा चले, और कितना पैसा मेरे पास सरप्लस है जिसको कि मैं म्यूचुअल फंड एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ जो है, मैं मानता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि लोग जो हैं सो रेगुलर रिव्यू करें अपने फाइनेंशियल गोल्स को। और ये फाइनेंशियल गोल्स भी जो है ना बहुत डायनामिक होता है। आज मुझे घर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि 2 साल के बाद मुझे लगे कि अब मैं यहीं, ये जगह मुझे अच्छा लगने लगा, मैं यहाँ पे एक घर बनाना चाहता हूँ या एक अपार्टमेंट खरीदना चाहता हूँ। तो वो फिर मुझे बनाने की ज़रूरत है। या मुझे, आज मैंने स्कूटर, मोटरसाइकिल मेरे पास है, अब मैंने सोचा कि अब मुझे जो है एक छोटी-सी गाड़ी मुझे लेनी है। या बच्चों का एजुकेशन चल रहा है, अभी मैं उसको केंद्रीय विद्यालय या गवर्नमेंट स्कूल में रखा हूँ, आगे चल के मैं उसको जो है इंजीनियरिंग कराऊँगा, मेडिकल कराऊँगा।
फ़ॉरेन भी भेज सकता हूँ मैं उसको किसी अच्छे कोर्स या एमएससी करने के लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा हम सभी के लिए, हर व्यक्ति के लिए, मेरे लिए भी, सबके लिए, कि हम लोग टाइम टू टाइम अपने पोर्टफ़ोलियो को, अपने फाइनेंशियल गोल्स को डायनामिकली असेस करते रहें, अपने नीड्स को डिटरमाइन करते रहें और उसके हिसाब से जो है इन्वेस्टमेंट करें। अदरवाइज़ ये मिस्टेक्स जो है ना एक समय के बाद, एक रिटायरमेंट जब नज़दीक आने लगती है, तब वो बहुत पिंच करती है कि शायद हमने उस समय ठीक से अपना फाइनेंशियल प्लानिंग ठीक से नहीं किया। उस समय फिर बहुत पिंच होने लगती है। अच्छा, या आई कंप्लीटली एग्री। जी, जब हम एसआईपीज की बात करते हैं, हम ये तो बोलते हैं कि आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, एंड यू मे गेट बेटर रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन ऐसा भी हमने देखा है, देयर आर डिबेट्स अराउंड दिस कि एसआईपी के जो रिटर्न्स होते हैं काफ़ी इक्विटी फंड्स में, इवन फॉर अ 3 ईयर टाइम फ्रेम, वो कम है रिलेटेड टू लमसम रिटर्न्स, राइट? जी, तो पहले तो ये डिबेट रहती है कि लमसम अच्छा है या एसआईपी अच्छा है, दैट्स वन। या फिर ये भी देखा गया है कि कुछ इक्विटी फंड्स में जो एसआईपीज हैं उन्होंने अंडर परफॉर्म किए, इवन मे बी फिक्स डिपॉजिट्स, राइट, फॉर जी। इक्वली लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। तो एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि आप स्प्लिट कर लीजिए, स्प्रेड योर एसआईपी ओवर डिफरेंट डेट्स। तो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि जब हम रिटर्न्स की बात करते हैं फ्रॉम आवर एसआईपीज अक्रॉस डिफरेंट इक्विटी फंड्स, तो क्या डेट मायने रखती है कि मैं कुछ एसआईपीज एक पर्टिकुलर डेट पे रखूं, कुछ किसी और डेट पे रखूं? एट द सेम टाइम, क्या मुझे रिटर्न्स के बारे में स्ट्रेस लेना चाहिए, एसआईपीज वर्सेस लमसम? सो गिव मी योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस, सर। सबसे पहले जो आपका जो पहला क्वेश्चन है डेट के बारे में, मैं आपको बता दूँ एसआईपी इज़ टोटली डेट एग्नोस्टिक, ओके, टोटली डेट एग्नोस्टिक। आपके पास जब पैसा है तब स्टार्ट करिए, ओके, क्योंकि वी कैनॉट टाइम द मार्केट। या, The important thing is that how much time we spend in the market, which श्योर, is more important. तो हमको डेट से कोई उसका जो है, आप फर्स्ट को स्टार्ट करिए, फिफ्थ को स्टार्ट करिए, 30th को स्टार्ट करिए, अभी स्टार्ट करेंगे या इन एक्सपेक्टेशंस कि 6 महीने के बाद मार्केट थोड़ा नीचे चला जाएगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा। ऑल दीज थिंग्स हैव, इन एस आई पी इट हैज़ गॉट नो रेलिवेंस। यू आर सिंपली डिलेइंग योर वेल्थ किटी टू बी क्रिएटेड, अ गुड अमाउंट टू बी क्रिएटेड। आप सिर्फ उसको डिले कर रहे हो बिकॉज ऑफ दीज डायलेटरी टैक्टिक्स, या जो भी आपकी मन की जो मनगढ़ंत बातें हैं, मिथ्स हैं, उसको लेके जो बैठे हैं। इसीलिए ये है क्योंकि बार बार कई राउंड ऑफ स्टडीज़ आया है, और हम लोग भी अपना कैलकुलेशन करके देख लिए हैं कि एसआईपी स्टार्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो मैंने आपसे कहा, एक रुपी कॉस्ट की ना एवरेजिंग होती है। और दूसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, देयर आर 4 डीज़ जो मैं मानता हूँ बहुत सैक्रोसैंक्ट है। फर्स्ट इज़ डिसिप्लिन, कि हमको जो है डिसिप्लिन के साथ एक उसको स्टार्ट करना चाहिए और वो कंटिन्यू होते रहनी चाहिए। दूसरी है ड्यूरेशन, कि हमारा ड्यूरेशन भी जो है सो इट शुड बी फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हमको 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए हमको एसआईपी को रखना है। तीसरी चीज़ जो जो बहुत ज़रूरी है वो है डाइवर्सिफ़िकेशन। और जब हम लोग इक्विटी ये सब स्टॉक्स में आते हैं, तो बट नेचुरल है हम लोग कोई एक सेक्टर नहीं लेते हैं कि ऑटोमोबाइल लिया तो ऑटोमोबाइल ही सारा है उसी फंड में, ऐसा नहीं होगा। उसमें कंजम्पशन भी होगा, उसमें एफएमसीजी भी होगा, उसमें बैंकिंग स्टॉक्स भी होंगे, उसमें कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं, एनबीएफसीज भी हो सकते हैं, हेल्थ केयर का भी हो सकता है कुछ हो। तो दिस दिस गिव्स लॉट ऑफ, कभी लोग कई बार ये सोचते हैं कि अगर हमने इन्वेस्ट किया तो हमको केवल एक ही स्टॉक में या इक्विटी मार्केट में हम इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि सेक्टर वाइज जो ऊपर नीचे होती है मार्केट की, जो वोलेटिलिटी रहती है, वो म्यूचुअल फंड में बैलेंस ऑफ हो जाती है, क्योंकि ऑल द सेक्टर्स नॉर्मली डू नॉट फॉल एट वन टाइम वन गो। सो दिस इज़ वन फाइनल एंड फाइनल थिंग इज़ डिलीजेंस, जो पेशेंस की बात है ना, कि हमको पेशेंस रखना है। दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, कि मुझे जो है सो पैसा एक कंटिन्यूअस मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। अगर मुझे पैसे की ज़रूरत है तो मैं पूरा भंडार नहीं खाली करूँ। मान लीजिए कि मुझे मेरी बेटे की शादी है या कुछ ऐसी चीज़ है, तो मैंने जो भी किट्टी बनाया है वो पूरा नहीं खाली करूँ। उसमें से जो भी पैसा हो सके, जो एक पोर्शन हो सके उसका
10%, 25%, 50% तक कोशिश करूँ निकालने का, बैलेंस पैसे को बना रहने दूँ, जिससे कि जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, उसका जो इफ़ेक्ट है, वो लूज़ नहीं करता है जो उसमें डेवलप या बन गया है, और आगे आने वाले समय में वो फिर से जो है रीएस्टैब्लिश हो जाता है जब आप एसआईपी कंटिन्यू करते हैं। तो ये मुझे ओके। ये मैं मानता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि एसआईपी का कोई भी डेट हमको चूज़ नहीं करना है। हमको देखना है कि हमारी पॉकेट की क्या कैपेबिलिटी है और तुरंत हमको स्टार्ट करना है। वी शुड नॉट डिले। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने एसआईपी में, देखिए कई लोगों की ये मिथ भी है कि हमने एसआईपी में अगर इन्वेस्ट किया तो हम पैसा कैसे निकालेंगे? कुछ भी नहीं है। मतलब फ्रॉम ए क्लिक ऑफ ए बटन एट योर होम यू कैन रिडीम योर मनी। या आप ये मत समझिए कि आप जो है फँस गए, कोई पैसा इन्वेस्ट कर दिया। ये अगर आपने प्रॉपरली किसी एएमसी में, एलआईसी म्यूचुअल फंड, ये सब हमारे एएमसी में इन्वेस्ट किया, फ्रॉम ए क्लिक ऑफ ए बटन, फ्रॉम द कम्फर्ट्स ऑफ योर होम, एनी टाइम, रात के 12 बजे भी जो है अगर आपको याद आया कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो आप यू कैन रिडीम योर अमाउंट, व्हाटएवर अमाउंट यू वांट टू टेक आउट, और वो आपको विदिन T+2 जो भी फंड के सेबी हिसाब का, से। हाँ, जो भी सेबी का या के फिनटेक का रूल है, उस हिसाब से आपके बैंक अकाउंट में उस दिन क्रेडिट हो जाएगी। टी या प्लस टू या T+3 जो भी डेट होगा उसमें 100% क्रेडिट हो जाएगी। तो मैं आपके सभी व्यूअर्स को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप प्लीज़, 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 मैं यही कहना चाहूँगा, ज़रा-सा भी आप घबराइए नहीं। आप एकदम बिंदास जो है सो इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने एसआईपी में, और आपको जब पैसे की ज़रूरत हो काइंडली निकालिए। हाँ, ये ज़रूर हम लोग की विनती रहती है कि पूरा पैसा आप मत लीजिए। थोड़ा-थोड़ा करके एज़ ए एसडब्ल्यूपी, या जब मन हो जितना पैसे की ज़रूरत है उतना ही रिडीम करिए, सो दैट योर ओवरऑल फ़ोलियो कीप्स ऑन रनिंग एंड यू गेट अ गुड एक्युमुलेशन। जब फिर से आप रीस्टार्ट करते हैं तो यू विल बी गेटिंग वेरी गुड एक्युमुलेशन। ये पहली चीज़ है। दूसरा मैं कहूँगा, एसआईपी और लमसम, देखिए देखने का तरीका है, नज़रिया है। फ़िल्म स्टार्स हैं, हम्म। कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इनको एक बार पैसा मिलता है। दे डू नॉट गेट नॉर्मली सैलरी। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको कि वन टाइम पेमेंट मिलता है, बीच-बीच में उनको पैसा मिलता है। तो उनके लिए लमसम इज़ मोर सूटेबल। वो एसआईपी में नहीं कर सकते हैं, तो फाइन, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। अगर हमारे पास बीच ऐसा, हम ऐसी जॉब में हैं या ऐसा काम हम करते हैं प्रोफेशनली जिसमें हमको कि वन टाइम पैसा मिलेगा, हम मान लीजिए कि मैं सीए कंसल्टेंट हूँ या कुछ हूँ ऐसा है, तो उस समय जब नॉर्मली जब जब समय आएगा, मैं कोई टैक्स वैक्स भरता हूँ, तो उस समय मुझे ज़्यादा पैसा मेरे पास आएगा। हो सकता है हर समय मेरे पास जो है एक रेगुलर आमदनी नहीं रहेगी। तो मेरा हम्म। कहना है लमसम इज़ ऑल्सो वेरी फाइन, and it depends upon your income, the kind of income that you are getting। अगर आपको मंथली आ रही है तो एसआईपी इज़ वेरी गुड, और अगर आपको बीच-बीच में ऐसा वन टाइम कुछ आता है, लमसम मिलता है आपको, देन फॉर यू लमसम इज़ एक्सट्रीमली, वन टाइम वाला जो है इट इज़ एक्सट्रीमली। वहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ, देयर आर फैसिलिटीज़ ऑफ एसटीपी। मान लीजिए या हमने हमने लमसम मुझे मिला, मान लीजिए 10 लाख रुपया मुझे मिला, और मैं चाहता हूँ कि इसको एसआईपी की तरह यूज़ करूँ, एक बार में इन्वेस्ट तो कर, तो देयर इज़ अ फैसिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। मैं किसी डेट फंड में उसको जमा कर सकता हूँ, लिक्विड फंड में, लो ड्यूरेशन में, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन में, और वहाँ से मैं 5,000 10,000 करके एसआईपी का जो अमाउंट है किसी भी इक्विटी फंड में रख सकता हूँ, तो वहाँ से भी एक हेल्दी ग्रोथ हमको मिलेगी। तो ये भी मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। और तीसरा जो मैंने पहले भी कहा था, म्यूचुअल फंड हैज़ एक्सीलेंट ईज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट। मा या हम लोग जितने भी लोग हैं हमारे घर में, मैं तो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो गया हूँ बिकॉज़ ऑफ सेबी रूल्स ऑल्सो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि सेम फ़ोलियो में आपके पास वो पावर है, यू हैव गॉट दैट अथॉरिटी, राइट, पावर, जो भी आप समझिए, वो है कि आपकी एसआईपी भी चल रही है, और महीने के अंत में 30 तारीख के पास मान लीजिए कि आपके पास 5-10 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार बच रहा है, दैट अमाउंट कैन ऑल्सो बी एडेड इन दैट फ़ोलियो। या आप एसआईपी के साथ-साथ छोटा-सा लमसम अमाउंट जो भी आपका बचता है, जो आप सेव कर पाते हैं, दैट ऑल्सो कैन बी डिपॉज़िटेड इन योर म्यूचुअल फंड फ़ोलियो, सेम फ़ोलियो वहाँ पे आप जमा कर सकते हैं। एंड वी हैव सीन, और ये हम लोग का एक्सपीरियंस है कि जो कंपाउंडिंग है दैट गेट्स फर्दर एनहांस्ड बिकॉज़ ऑफ दिस रेगुलर इन्वेस्टमेंट, जो रेगुलर सेविंग्स है ना, उससे हर समय जो है, जो आपकी वेल्थ की किटी है, इट गेट्स ऑन इंक्रीमेंटली ग्रोइंग, कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहती है। ओके, वंडरफुल।
Okay, so let me just ask you the last one or two questions, sir. हमने ये सुना है कि आप काफ़ी योगा, मेडिटेशन करते हैं एंड वी ऑल नो द बेनिफिट्स ऑफ योगा एंड मेडिटेशन. ये हमारा इट गिव्स अस अ क्लियर माइंड, इट हेल्प्स अस टेक राइट डिसीजंस. तो आप ये बताइए सर कि क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी इस हैबिट की वजह से आप क्लियर डिसीजंस ले पाते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस? डू यू थिंक हाउ इम्पोर्टेंट आर इज कि सो बेसिकली माय क्वेश्चन इज अराउंड बिहेवियर कि अगर हम अपने दिमाग को एक्टिव रख रहे हैं थ्रू सम फॉर्म ऑफ एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, डू यू थिंक कि उससे हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है? क्या हम सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले पाते हैं, इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेते हैं? व्हाट डू यू थिंक इट मेक्स अ डिफरेंस? Definitely, ma'am, it makes difference, lot of difference. This is what I ओके. will tell you. Yoga and meditation, particularly meditation, I will tell you, is such a beautiful thing. Now it helps you to calm your mind, to focus on one thing. You need not to do multitasking, etc. Which dissipates your energy और आपका टाइम ये सब भी ये करता है. And it allows you, focuses you to remain calm at extreme situations. तो आपने जो कहा ना, जो क्लियर माइंड या काम माइंड है ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन्वेस्टमेंट में तो मुझे लगता है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ ऐसे न्यूज़ भी रहते हैं, कुछ इस तरह का ये रहता है विच कीप्स ऑन डिस्टर्बिंग या. मेंटली. सो दिस मेडिटेशन, योगा, बोथ आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. बहुत अच्छा है. मैं मानता हूँ हेल्दी बॉडी इज ऑलवेज विल ऑलवेज हैव ए हेल्दी माइंड. And healthy mind brings lot of radiance, a lot of positivity, enthusiasm, and it helps to grow uh, वंडरफुल. ओके. in relationship also, in या. everywhere. Otherwise we hurt ourselves also इन या. द प्रोसेस. क्योंकि हम भी ओके. जो है, अगर हम मेडिटेशन, योगा ये सब नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं फ्रॉम आवर ओन बिहेवियर वी हर्ट मेनी इंडिविजुअल्स. जाने-अनजाने हमसे बहुत सारी गलतियाँ भी होती हैं, ये भी फैक्ट है. तो ये चीज़ करने से ना सुधार और ये होता है, पर्सनैलिटी चेंज होती है और अच्छा वन फील्स ओके. बेटर. Okay, okay, good. All right. Just one last, question for you, sir. आप, financial services industry में बहुत सालों से हैं, for decades now. तो आप हमें ये बताइए कि investment से related, equity market से related, आपने खुद personally ऐसी कुछ गलतियाँ करी हैं या आपकी ऐसी कुछ learnings रही हैं जो आप हमारे viewers के साथ share करना चाहेंगे? आपको ऐसा कुछ लगा है कि अरे मैंने अगर कुछ अलग तरीके से किया होता या कुछ और इन्वेस्टमेंट किया होता तो शायद आज मेरा पोर्टफोलियो बेटर होता? एनी पर्सपेक्टिव ऑन दिस? डेफ़िनेटली मैम, मैं आपको बता दूँ, मैं आई हैव बीन इन एलआईसी फॉर द लास्ट 36 इयर्स. या. और मैंने, देखिए, यहाँ आने से पहले मुझे केवल लाइफ़ इंश्योरेंस एलआईसी के बारे में ही पता था. जब यहाँ पे आया हूँ मैं, तो तब मेरी जो है विज़न ब्रॉड हुई है. और मुझे आज ना बहुत दुःख भी हो रहा है कि शायद अगर किसी ने मुझे ठीक से बताया होता 2000 में या 2005 में, 2010 में, कि सर आप एसआईपी भी करिए, ये एक अच्छी चीज़ है, तो शायद मेरी आज वेल्थ या मेरी जो फाइनेंशियल सेविंग है वो कहीं बहुत अच्छे स्तर पे रहता, बहुत-बहुत अच्छे स्तर से. तो मैं आपके द्वारा सभी ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, सभी चीज़ सेविंग्स जो है ना, इट इज़ गोल्डन, सुपर गोल्डन, उससे अच्छी चीज़ नहीं है. और कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि बैंक एफडी खराब है, एलआईसी खराब है, हेल्थ केयर खराब है, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, जिसकी जो भी जिसकी जितनी क्षमता है, जिस हिसाब से है, वो अपना ज़रूर सेविंग्स, सभी चीज़, मतलब मैं क्या कहूँ, सेविंग्स जो है ना, सो मैं तो माँ को देखता था कि वो जो है पैसे रख देते थे उसमें, चावल के डब्बे में, बरनी में, कहीं पे कागज़ों के बीच में. और हम लोग 3 भाई थे, तो वो जो है, जब पैसे की ज़रूरत होती थी, बच्चे थे, हम लोग तोड़-फोड़ करते ही रहेंगे. कभी जूता खराब हो गया, कभी कभी फट गया, उसी से फुटबॉल भी खेल लिए, दौड़ भी गए. तो
तो सेविंग्स तो मैं यही मानता हूँ कैसी भी सेविंग्स हो, पहले के समय में आज से 40-50 साल कहाँ म्यूचुअल फंड था, कहाँ इंश्योरेंस था, कुछ भी नहीं था। लेकिन हमारी माँ जो है, जो पापा पैसा देते थे उसी से हम लोग तीनों भाइयों के लिए जो है सो पैसा जोड़-जोड़ के उसी से हम लोग का सारा कपड़ा-वपड़ा, स्कूल का बैग भी आता था, सारे। और बीच-बीच में जब हम लोग की फट जाती थी मारपीट में, लड़ाई-झगड़ा में, या हमारा जूता खेल-खेल में टूट जाता था, तो सब माँ ही व्यवस्था करके अरेंज करके हम लोगों को देती थी। उस समय तो कोई सेविंग्स नहीं था। तो मैं या यही कहना चाहता हूँ सभी लोगों की, सेविंग्स जो है ना, बचत जो है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। बचत आदमी को ज़रूर करना चाहिए, लाइफ़ इंश्योरेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हेल्थ केयर, मेडिक्लेम बहुत इम्पोर्टेंट है, या म्यूचुअल सभी सेगमेंट्स अच्छे हैं। हम ये कहें कि एलआईसी अच्छी है, म्यूचुअल फंड खराब है, म्यूचुअल फंड अच्छी है, एलआईसी खराब है, मेडिक्लेम खराब है, एलआईसी अच्छी है। मतलब ये जो एक-दूसरे को जो काटने वाली जो नेगेटिविटी है ना, ये मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं हमारे फाइनेंशियल इकोसिस्टम को गंदा कर दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ। और बहुत ज़रूरी है कि हम सब चीज़ को साथ लेके चलें, एक होलिस्टिक प्लान बनाएँ, फाइनेंशियल प्लान बनाएँ, क्योंकि उसी से हमारी तरक्की होगी, हमारे परिवार की, हमारे सभी लोगों की तरक्की होगी। तो ये मैं मानता हूँ कि ये मुझे किसी ने नहीं बताया, मुझे दुःख है इस बात का। और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग कम से कम ये गलती जो नई जनरेशन है नहीं करे। हर चीज़ का जो है ना, अगर इंश्योरेंस लेना है तो मिनिमम 5% ज़रूर लें, 5% ऑफ योर एनुअल इनकम, अपना 10 टाइम्स, 5 टाइम्स, ये सब ज़रूर लें। अपनी मेडिक्लेम भी रखें, अपने पेरेंट्स को भी मेडिक्लेम ये सब में लेके आएँ। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही जो है सो अच्छी फाइनेंशियल वेल-बीइंग हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए क्रिएट करती है। या I always tell the people that I work with that हर प्रोडक्ट का अपना एक बेनिफिट होता है, अपने शायद कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। एक जी, कॉम्बिनेशन इज़ व्हाट विल हेल्प यू, क्योंकि एक प्रोडक्ट का अगर कुछ ड्रॉबैक है तो दूसरा प्रोडक्ट विल कॉम्पेंसेट फॉर इट। तो आपको अगर बैलेंस क्रिएट करना है लाइफ में, व्हिच इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप हर प्रोडक्ट में एज़ अ कॉम्बिनेशन इन्वेस्ट करिए, यू विल बी फाइन। जी, Sure. Thank you so much, Ravi ji. I think it was beautiful talking to you. हमने आपसे पहली बार बात करी है, and I think हमने बहुत सारा पर्सपेक्टिव आपसे लिया है SIPs के ऊपर and other aspects as well. हुँ, I do hope कि हम आपको दोबारा बुला पाएँ. But जी। thank you so much for giving us your time today. So thanks a ठीक lot. ठीक Take है, care. थैंक्स मैम, आपको भी Thank you और so आपके much. पूरे व्यूअर्स को सभी को बहुत-बहुत थैंक्स, आभार प्रकट अभिनंदन। थैंक Thank Wow, that was such a wonderful conversation with Mr. Ravi. I'm sure आप सबको SIPs के बारे में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो जल्दी से जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए, मैं आपके लिए समराइज़ कर देती हूँ। तो सबसे पहले हमने मिस्टर रवि से पूछा कि अगर हम SIPs की बात करें, तो वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मिस्टर रवि सेज़ कि एक अगर हम फैमिली का फाइनेंशियल बजट देखें, तो अगर छोटे अमाउंट की वो SIP कर रहे हैं, तो वो बहुत आसानी से कर सकते हैं, विदाउट इम्पैक्टिंग द बजट और विदाउट एनी फाइनेंशियल प्रेशर। तो ही सेज़ कि हर इन्वेस्टर को चाहे कम अमाउंट हो, चाहे ज़्यादा अमाउंट हो, SIPs करनी चाहिए टू अचीव हिज और हर फाइनेंशियल गोल्स। फिर हमने मिस्टर रवि के साथ सेबी के ₹250 की SIP के प्रपोजल के बारे में डिस्कस किया है। एंड मिस्टर रवि सेज़ कि जनरली ये मिथ होता है कि लोगों को लगता है कि अगर आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करें तो आपको अमीर होना ज़रूरी है। अब ये जो प्रपोज़ल है ₹250 का SIP, it dispels that myth. It tells you कि हर इंसान, चाहे वो कम कमा रहा हो, चाहे वो ज़्यादा कमा रहा हो, वो SIPs के ज़रिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। आप छोटी टिकट SIPs कर सकते हैं। अगर आप एक इफ यू आर अर्निंग लेस, यू कुड बी अ फ्रेशर इन कंपनीज़, या फिर आप स्मॉल इनकम ग्रुप से बिलॉन्ग करते हैं, लाइक वेंडर्स, फ्रूट सेलर्स एक्सेट्रा। अभी कम अमाउंट इन्वेस्ट करके थ्रू SIPs अपना वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। So he says that this is a brilliant proposal for anyone who's looking at starting their investment journey. फिर हमने मिस्टर झा के साथ सेबी के दूसरे प्रपोजल के बारे में डिस्कस किया, where लाइफ इंश्योरेंस which is the term लाइफ इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड्स का एक कॉम्बो क्रिएट किया जाएगा। तो मिस्टर रवि सेज कि हर इन्वेस्टर के पास हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, तीनों प्रोडक्ट्स होने चाहिए। तीनों बहुत ज़रूरी होते हैं। ही सेज कि जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो इंश्योरेंस आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टर्स जो हैं वो फाइनेंशियल डिफिकल्टी में पड़ सकते हैं अगर उनके पास सफिशिएंट इंश्योरेंस नहीं है। फिर हमने मिस्टर रवि के साथ स्टेप अप SIP के बारे में डिस्कस किया एंड मिस्टर रवि सेज कि स्टेप अप SIP जस्ट लाइक रेगुलर SIP एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, जहाँ पे आप एक फिक्स परसेंटेज से अपना SIP अमाउंट हर साल बढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से कि आप अगर 10% से अपना SIP अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं, तो आप एक 10% का स्टेप अप SIP करिए एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपका जो SIP अमाउंट है वो 10% से ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इसमें जो है आपको वही सेम रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट भी मिलेगा।
अब ऐसे भी लोग होते हैं जो स्टेप अप एसआईपी से डरते हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, तो आप एक नई एसआईपी शुरू कर सकते हैं, एनी इक्विटी फंड विच विल स्टिल हेल्प यू अचीव योर फाइनेंशियल। फिर हमने मिस्टर रवि के साथ ये डिस्कस किया है कि ऐसी क्या गलतियां होती हैं जो काफ़ी इन्वेस्टर्स करते हैं रिलेटेड टू एसआईपीज। तो मिस्टर रवि सेस की जो सबसे पहली गलती होती है वो ये होती है कि काफ़ी लोग अपनी एसआईपीज को रोक देते हैं और पैसा रिडीम कर लेते हैं जब भी मार्केट गिरती है। इसका मतलब ये है कि जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट है वो आपको अब नहीं मिल रहा है। इससे जो दूसरी गलती होती है वो यही होता है कि इन्वेस्टर्स जो है अपने एसआईपी अमाउंट को बढ़ाते नहीं है इवन इफ योर इनकम इज गोइंग अप। आइडियली आपको अपना इक्विटी फंड पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए और आपको अपना एसआईपी अमाउंट बढ़ाना चाहिए इफ योर इनकम इज गोइंग अप। ही ऑल्सो सेज कि अपनी एसआईपीज को आपको हमेशा फाइनेंशियल गोल्स के साथ लिंक करना चाहिए। फिर हमने मिस्टर रवि से डिस्कस किया कि एसआईपी की जो डेट होती है क्या वो ज़रूरी होती है, एंड मिस्टर रवि सेज कि आप किसी भी डेट पे एसआईपी करिए, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। ये ज़रूरी है कि आप एसआईपी शुरू करिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू करिए एंड गेट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट। फिर हमने मिस्टर रवि से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, एंड मिस्टर रवि सेज की जो सबसे बड़ा रिग्रेट है उनका वो यही है कि उन्होंने अपना म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी फंड्स में एसआईपीज जल्दी शुरू नहीं करी। सो ही ऑलवेज एडवाइजेज द यंगर जनरेशन कि पैसा कम खर्च करिए, ज़्यादा पैसा सेव करिए, हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस लीजिए, and regularly invest through your SIPs and mutual funds. So that was about in this particular episode. Thank you so much for watching. I do hope all of you had an amazing learning experience and you got to learn a lot about SIPs. Please do like this video, share it with everyone, and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel, which is called Mutual Funds at Grow. Thank you so much for watching. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.